आज हम लेंगे मापन और मात्रा चैप्टर का चौथा भाग 4। तब इसको आप शुरू करते हैं हम। तो पहला लेते हैं अल्प दूरियों का मापन। तो अल्प दूरियों का जो मापन होता है फिजिक्स में छोटे से छोटे दूरियों का जो मापन किया जाता है या छोटे छोटे वस्तुओं का जो व्यास है ज्ञात किया जाता है। तब इसमें प्रत्यक्ष विधि से हम क्या कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग कर सकते हैं, स्क्रू गेज का, सूक्ष्मदर्शी का और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। ये जो उपकरण है, इस उपकरण की सहायता से सीधे सीधे हम बहुत छोटे से छोटे जो वस्तु है उसकी त्रिज्या या उसका आकार का मापन कर सकते हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर्स से हम 0.01 सेंटीमीटर तक को माप सकते हैं, स्क्रू गेज से 0.001 सेंटीमीटर तक, सूक्ष्मदर्शी से 10⁻⁶ मीटर अर्थात माइक्रोमीटर तक की जो आकार की वस्तु है उसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसकी सहायता से हम 10⁻10 मीटर तक की छोटी लंबाई को माप सकते हैं। तो ये उपकरण है अभी वर्तमान में हम, लेकिन अप्रत्यक्ष विधि से भी हम क्या कर सकते हैं, अल्प लंबाई का मापन कर सकते हैं। तो अप्रत्यक्ष विधि से अल्प लंबाई का मापन करने के लिए यहाँ पर क्या है, आणविक परत विधि, मॉलिक्यूलर लेयर मेथड, एक आणविक परत विधि है। अर्थात ये विधि क्या है इसको पहले समझना है। यह विधि जल की सतह पर अणु के व्यास के बराबर मोटाई की परत तैयार करने के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात इस विधि में हम क्या करते हैं, कोई भी द्रव पदार्थ है उसके अणु का आकार ज्ञात करना है। तब उसके अणु के आकार ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उसको जल पर एक परत बनाते हैं और उस परत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तब उसकी मोटाई ज्ञात हो जाती है और हम ये मानते हैं कि जो परत बना है वह अणु के आकार का ही बना है। अर्थात अणु एक के ऊपर एक नहीं है, सिंगल अणु का परत बना है। इसी को यहाँ पर दिया गया है। इस विधि में जिस द्रव पदार्थ का अणु का व्यास ज्ञात करना होता है उसे पानी के ऊपर पतली परत बनाकर उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। फिर उसकी मोटाई पता चल जाती है। चूँकि परत की मोटाई अणु के आकार का होगा, चूँकि जैसे हमने बतलाया कि वो जो परत बनती है वो इतनी पतली बनती है कि वह उसके अणु के आकार का हो, तो अणु के आकार का होता है, अतः परत की मोटाई ही अणु का व्यास होता है। अब इसके लिए व्यंजक कैसे निकालेंगे, तब यहाँ पर लेते हैं माना भी आयतन का द्रव, उदाहरण के लिए लेते हैं ओलिक अम्ल का पानी के ऊपर परत का क्षेत्रफल A प्राप्त होता है। अर्थात हम भी आयतन का क्या लेते हैं, ओलिक अम्ल लेते हैं और उसकी पानी के ऊपर परत बनाते हैं। तो उसका जो क्षेत्रफल प्राप्त होता है परत का वो क्या होती है, A प्राप्त होता है। तब ओलिक अम्ल के परत की मोटाई T बराबर क्या हो जाएगा, V/A होगी, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी वस्तु का जो आयतन होता है वह क्षेत्रफल गुणित मोटाई होती है। तब निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो मोटाई आएगी वह आयतन बटे क्षेत्रफल हो जाएगा। इसीलिए जो परत की मोटाई T बराबर मिला V/A होगी। अब हम ओलिक अम्ल के परत की मोटाई अणु के बराबर है, तब निश्चित रूप से ये जो T मिला है वह ओलिक अम्ल के अणु के व्यास होगा। इस तरह से हमें ओलिक अम्ल के अणु का व्यास T बराबर V/A प्राप्त हो जाता है। तो ये सिंपल सी विधि है और इस विधि से हम अप्रत्यक्ष रूप से क्या ज्ञात कर सकते हैं, अणु का व्यास ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से हम देखें कि फिजिक्स में, भौतिकी में क्या होता है, अल्प से अल्प दूरी और अधिक से अधिक दूरियों का मापन करते हैं। तो इस तरह से लंबाइयों का जो मापन होता है वह छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा होता है। तब यहाँ पर देखते हैं कि विश्व में विभिन्न पिंडों की लंबाइयों के अंतर का परास क्या होती है, बहुत अधिक होती है। जैसे यहाँ पर सारणी में दिया गया है लंबाइयों के परिमाण की कोटि। जैसे प्रोटॉन की त्रिज्या है ये 10⁻15 होता है। परमाणुओं के जो नाभिक का साइज है 10⁻14 होता है। हमारा जो हाइड्रोजन परमाणु का साइज है वो 10⁻10 होता है। तो ये बहुत अल्प लंबाई हो गया। आगे हम इधर देखते हैं तो आगे हम देखेंगे तब विश्व का अनुमानित साइज जो है जिसका भी मेजरमेंट वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है ये होता है 10⁻26, धनात्मक घात लग गया। तो ये बहुत बड़ा हो गया लंबाई में। तो इसकी जो ऑर्डर है, कोटि जो होती है 10⁻26 होती है। हमारा जो आकाश गंगा है, गैलेक्सी हमारा जो है आकाश गंगा, उसका जो साइज निकाला गया है 10⁻21
इसी तरह से पृथ्वी से सूर्य की दूरी का जो परिमाण है वो होता है 10⁻11 मीटर, और सूर्य की त्रिज्या है वो 10⁹ तो इस तरह से हम देखते हैं कि छोटे से छोटे जो वस्तु है उसका भी मेजरमेंट किया गया है, और बड़े से बड़े पिंड है, दूरी है, उसका भी मेजरमेंट किया गया है। तब यहाँ पर अगर इसको हम केवल मीटर में ही मापेंगे तब संख्या बहुत बड़ा हो जाएगा। अतः अलग अलग के लिए यहाँ पर कुछ अलग अलग मात्रक निर्धारित किए गए हैं। तब इसी को हम लेते हैं आगे, लंबाई के कुछ विशिष्ट मात्रक। लंबाई के कुछ विशिष्ट मात्रक पे हम देखेंगे तब क्या हो जाएगा, ये बहुत छोटी दूरियों के लिए, अल्प दूरियों के लिए क्या क्या मात्रक निकाला गया है। तब पहला मात्रक आता है फर्मी, FERMI, फर्मी, और इस मात्रक का उपयोग नाभिक का जो आकार है उसको व्यक्त करने में किया जाता है। याद रखना, नाभिक के आकार को व्यक्त किस में करती है, फर्मी मात्रक में, और इसका संकेत क्या है, F, और एक फर्मी का मान होता है 10⁻15 मीटर। कितना होता है, 10⁻15 मीटर। दूसरा छोटा मात्रक है एंगस्ट्राम, और इसका जो उपयोग प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को दर्शाने के लिए करते हैं, और इसका जो संकेत है जो ए लिखते हैं इस तरह से, और इसके ऊपर एक छोटा सा जीरो बनाते हैं, तो यही एंगस्ट्राम का संकेत है। और एक एंगस्ट्राम का मान होता है 10⁻10 मीटर। अगला हम लेते हैं छोटे मात्रक में, तब आता है ये नैनोमीटर, और नैनोमीटर का भी उपयोग क्या होती है, प्रकाश और विकिरणों के तरंग दैर्ध्य को दर्शाने के लिए किया जाता है यहाँ पर। और एक नैनोमीटर का मान होता है 10⁻9 मीटर। याद रखना, 10⁻9 मीटर या 10 एंगस्ट्राम होता है। इसके बाद और छोटा मात्रक में आते हैं तब होता है माइक्रान, या इसको माइक्रोमीटर भी कहा जाता है। और इसका जो उपयोग है जो सूक्ष्म जीवाणुओं हैं उसके आकार को व्यक्त करने के लिए करते हैं, और इसका संकेत होता है म्यू एम। म्यू का है माइक्रो और एम का मीटर, तो इसीलिए इसको माइक्रोमीटर के नाम से भी जानते हैं। और एक माइक्रोमीटर का जो मान होता है 10⁻6 मीटर। अब हम लेते हैं अत्यधिक बड़ी दूरियों के लिए जो मात्रक निर्धारित किए गए हैं। तब इसमें सबसे प्रचलित जो मात्रक है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। तो ये लंबाई का मात्रक है, ध्यान में रखो, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है लाइट ईयर किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष क्या है, लंबाई का मात्रक है, और इसकी परिभाषा दिया गया है, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तब यहाँ पर चूंकि जानते हैं दूरी को कहा गया है, इसीलिए दूरी बराबर वेग गुणित समय होता है। इस तरह से हम प्रकाश वर्ष लेंगे तब प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर हो गया। समय को लेंगे तब कितना होता है, एक वर्ष में 365 दिन, और फिर कितना होता है, कितना घंटा, 24 घंटा, तो 24 का गुणा कर दीजिए। और फिर कितना होता है, 60 मिनट होता है एक घंटे में, इसीलिए 60 का गुणा, और फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, इसीलिए 60 का गुणा किया गया है। इन सभी का गुणा करने पर हमें मिलता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो इस तरह से एक प्रकाश वर्ष का मान क्या मिल जाता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगला खगोलीय मात्रक लेते हैं। अगला जो बड़ी मात्रक है खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसका हम खगोल शास्त्र में ज़्यादा उपयोग करते हैं। और इसकी जो परिभाषा है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को एक खगोलीय मात्रक कहते हैं, और इसका संकेत है AU। और एक खगोलीय मात्रक का जो मान होता है 1.496 × 10⁻15 मीटर। तीसरा जो बड़ा मात्रक आता है, तो एक खगोलीय मात्रक का मान होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। ध्यान में रखोगे, 15 नहीं होता, कितना होता है, 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। अब उसके बाद तीसरा जो आता है पार्सेक, तो इस मात्रक का जो पूरा नाम है पैरालैटिक सेकेंड, और यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ध्यान रखोगे, ये सबसे बड़ा मात्रक में कौन है, तब पार्सेक होता है। और पार्सेक के लिए यहाँ पर चूंकि इसका नाम क्या है,
पैरालेटिक सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड कोण को दर्शा रहा है ना, याद रखना। इसके लिए परिभाषा, यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी के बराबर का चाप किसी बिंदु पर 1 आर्क सेकेंड का कोण बनाए, अर्थात 1 सेकेंड का कोण बनाता है, तो उस बिंदु से चाप की त्रिज्यीय दूरी को 1 पार्सेक कहते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है, परिभाषा में दिया है कि यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, ये औसत दूरी इसको ले लेते हैं, ये कितना है औसत दूरी 1.496 गुणित 10 की घात 11 मीटर। इतनी बड़ी चाप अगर किसी बिंदु पर कितना का कोण बनाता है, 1 सेकेंड का कोण बनाता है, तब चाप से इस बिंदु की जो दूरी होगी वह क्या होगा, 1 पार्सेक होगा। तो ये आर का मान कितना है, 1 पार्सेक। 1 पार्सेक का मान गणना करने से प्राप्त हुआ है 3.08 गुणित 10 की घात 16 मीटर। तो इस तरह से इसके मान को याद रखना है। 1 पार्सेक का मान कितना होता है, 3.08 गुणित 10 की घात 16 मीटर। आगे अब हम लेते हैं द्रव्यमान का मापन। जैसे आपको पता है कि फिजिक्स में भी हम क्या है, छोटे से छोटे हल्के से हल्के वस्तु का द्रव्यमान, जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, उसको भी कैलकुलेट या गणना किया गया है, उसका भी मापन किया गया है। और सूर्य या गैलेक्सी का जो द्रव्यमान है उसको भी गणना किया गया है। तब द्रव्यमान का जो मापन कैसे करते हैं, तो द्रव्यमान क्या है, इसकी परिभाषा आप पहले से ही जानते हो। किसी वस्तु में समाहित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। और इसका जो एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, ये तो जान चुके हो। अब आगे यहाँ पर लेते हैं द्रव्यमानों का परास। तो यहाँ पर इस सारणी में हम देखेंगे, जैसे हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, उसकी जो कोटि होती है वो 10 की घात ऋण 31। वैसे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप लोगों को ज्ञात होगा, कितना होता है, 9.1 गुणित 10 की घात ऋण 31 किलोग्राम। तो इस तरह से परिमाण की कोटि कितना है, 10 की घात ऋण 31। न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का 10 की घात ऋण 27। तब इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे जो कण है उसका जो द्रव्यमान की कोटियाँ यहाँ पर दिया गया है। आगे हम यहाँ पर जो बड़ा द्रव्यमान है, ज़्यादा अधिक द्रव्यमान है, जैसे हम क्या जाता है विश्व, तो विश्व का जो पूरे विश्व का जो द्रव्यमान का आकलन किया गया है उसका जो ऑर्डर है 10 की घात 55, धनात्मक में आ गया ये घात। और इसी तरह से हमारे जो आकाश गंगा है उसका द्रव्यमान का आकलन हुआ है 10 की घात 41 किलोग्राम। इसी तरह से सूर्य का जो द्रव्यमान है वो 10 की घात 30 किलोग्राम। और हमारे पृथ्वी का द्रव्यमान का जो परिमाण है वह 10 की घात 25। अब इस तरह से हम द्रव्यमान के लिए कुछ विशिष्ट मात्रक निर्धारित किया गया है। जैसे छोटे द्रव्यमान के लिए, छोटे छोटे कण है उसका द्रव्यमान के लिए, तो पहला जो मात्रक निर्धारित किया गया है वह है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट। इसको AMU से दर्शाते हैं। तब इसकी परिभाषा क्या है, तब यहाँ पर आगे देखते हैं। ये जो है, इस मात्रक का उपयोग परमाणु या नाभिक के द्रव्यमान के मापन में किया जाता है। और इसकी जो मान जो होता है वो यहाँ पर याद रख सकते हो। एक एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1.66 गुणित 10 की घात ऋण 27 किलोग्राम। और जो इसकी जो परिभाषा तब बन जाती है एक AMU का, तो इसकी परिभाषा का यहाँ से गणितीय रूप में दिया गया है, कथन के रूप में इसको सुन सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग के द्रव्यमान को एक AMU एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। एक बार और समझ लो, AMU की जो परिभाषा होता है, तब यहाँ पर क्या होती है, कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग को एक AMU कहते हैं। अर्थात इस परिभाषा के आधार पर एक परमाणु द्रव्यमान का जो मात्रक है AMU
बराबर आएगा 1/12 गुणित कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान। तब इसका जो हल करेंगे तब मिल जाएगा 1.66 गुणित 10⁻27 किलोग्राम। तो ये तो एटॉमिक मास यूनिट हो गया। आगे तुम लोग जानते हो जैसे 1 ग्राम है, इसका मान क्या होता है 10⁻3 किलोग्राम, और 1 मिलीग्राम का होता है 10⁻6 किलोग्राम। इसी तरह से जो बड़ा मात्रक निर्धारित किया गया है तब यहाँ पर है 1 मीट्रिक टन, तो इसका होता है 1000 किलोग्राम, और 1 क्विंटल जो कहते हैं वो क्या होता है 100 किलोग्राम। आगे यहाँ पर बड़ा मात्रक दिया गया है, एक फिजिक्स में जनरली हम उपयोग करते हैं, वह है 1 चंद्रशेखर सीमा, या सीधे सीधे कह सकते हैं चंद्रशेखर लिमिट। तो ये चंद्रशेखर लिमिट क्या है, द्रव्यमान का बड़ा मात्रक है, और इसका जो संकेत है CSL, क्या है इसका संकेत CSL होता है। और 1 चंद्रशेखर सीमा बराबर क्या होता है सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना। याद रखना, सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होता है। अब हम लेते हैं समय का मापन। तो समय का जो मापन क्या है, तब इसके लिए इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने सर्वप्रथम अपनी नाड़ी के धड़कन के समय को मापने का प्रयास किया। अब समय का मापन का सिद्धांत क्या है, यहाँ पर समय मापन का यह सिद्धांत किसी घटना की एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति पर आधारित है। तो यहाँ पर समय का मापन के लिए भी 2 विधियाँ प्रचलित है, एक होता है प्रत्यक्ष विधि और दूसरा क्या होता है अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से समय का मापन करने के लिए प्रचलित जो घड़ी है उसका उपयोग करते हैं, और अत्यंत अल्प समय या फिर दीर्घ समय अंतराल का मापन हम क्या कर सकते हैं अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा करते हैं। तब हम लेते हैं हम अत्यंत अल्प समय अंतराल का मापन। तो अत्यंत अल्प समय अंतराल का मापन के लिए क्या करते हैं हम सीजियम परमाणु घड़ी का उपयोग करते हैं। ध्यान रखना, सीजियम परमाणु घड़ी। और इस घड़ी में क्या कर सकते हैं हम 10⁻13 सेकेंड में 1 सेकेंड से भी कम त्रुटि होने की संभावना रहती है। अर्थात 1 वर्ष में कितनी त्रुटि होती है ±3 माइक्रोसेकेंड से भी कम होती है। तब सीजियम परमाणु घड़ी क्या है अल्प से अल्प समय अंतराल को शुद्धतापूर्वक माप सकता है। दूसरा यहाँ पर लेते हैं दीर्घ समय अंतराल का मापन। तो दीर्घ समय अंतराल जैसे किसके लिए उपयोग करेंगे, तो जीवाश्मों की आयु या पत्थर की आयु के मापन के लिए इसका उपयोग करते हैं। और दीर्घ समय अंतराल का जो मापन है उसके लिए विधि है यहाँ पर रेडियो एक्टिव डेंटिंग। जो घटना है इस घटना का उपयोग करते हैं, और इस तरह से हम जीवाश्म की आयु के लिए किसका उपयोग करते हैं कार्बन डेंटिंग विधि का उपयोग करते हैं, और पत्थर की आयु के लिए यूरेनियम डेंटिंग का उपयोग किया जाता है। तब याद रखना यहाँ पर अगर कोई जीवाश्म है जंतुओं का जो अवशेष है उसकी आयु कितने वर्ष पहले का है इसको जानने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं कार्बन डेंटिंग विधि। लेकिन कोई भी पत्थर है उसका जो आयु है उसके लिए जानने के लिए यूरेनियम डेंटिंग का उपयोग किया जाता है। आगे हम लेते हैं जैसे हमने बतलाया कि अल्प से अल्प समय और बड़ा से बड़ा समय अंतराल का फिजिक्स में उपयोग होता है और मेजरमेंट करते हैं। तब इसके कुछ समय अंतराल के लिए जो कोटि दिया गया है, तब यहाँ पर लेते हैं नाभिकीय दूरी को तय करने में प्रकाश को लगा समय। आप सोच सकते हो नाभिकीय दूरी, नाभिक की जो त्रिज्या है बहुत कम होती है और प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बहुत अल्प समय अंतराल होता है। तो इसकी जो कोटि है 10⁻22 सेकेंड होता है। इसी तरह से दृश्य प्रकाश तरंगों का आवर्त काल ये क्या होती है 10⁻15 होता है। इसी तरह से बड़े में जाएंगे तब आगे यहाँ पर देखते हैं सूर्य की आयु। सूर्य की आयु को निर्धारित किया गया है और इसका कितना निर्धारण किया गया है 10⁻18 सेकंड। इसी तरह से पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया गया है
10⁻17 सेकेंड। मानव की जो आयु है उसका जो परिमाण की जो कोटि है वो निर्धारित है 10�9 सेकेंड। और पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है वो कितना है 10�7। तो इस तरह से हम छोटे से छोटे जो समय अंतराल है उसका भी मापन किया गया है, कर सकते हैं। और बड़े से बड़े जो समय अंतराल है उसका भी यहाँ पर मेजरमेंट अप्रत्यक्ष विधि से किया गया है। इस तरह से ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। लेकिन इस चैप्टर को और समझने के लिए आपको जो बोधात्मक प्रश्न है उसको पढ़ना है और अपने लॉजिक तर्क लगाकर उसको हल करने का प्रयास करना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है प्रश्न पहला, ये 0 अर्थात एंगस्ट्रॉम और एयू में अंतर बताइए। तो यहाँ पर चूंकि पढ़ाया गया है उसके आधार पर निकाल सकते हो। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है 10⁻10 मीटर, और प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है। उसी तरह से 1 AU दिया गया है, तो ये क्या हुआ खगोलीय मात्रक है और इसका मान 1.496 × 10⁻11 मीटर। और ये क्या होती है सूर्य और पृथ्वी के मध्य की माध्य दूरी है। तब इस तरह से दोनों किसका मात्रक हुए लंबाई का मात्रक हुआ। इसी तरह से और बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, इसको स्वयं अध्ययन करना है। आगे हम एक आध और प्रश्न को लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक और प्रश्न को ले रहे हैं हम, मात्रकों की संबद्ध पद्धति क्या है। तब यहाँ पर है संबद्ध पद्धति उस पद्धति को कहती है जिसमें सभी मात्रक मूल मात्रकों और पूरक मात्रकों के केवल गुणा और भाग के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। किसी संख्या से गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती। तब इसको हम क्या कहते हैं मात्रकों की संबद्ध पद्धति कहते हैं। इसी तरह से भौतिकी में तथ्यात्मक प्रश्न भी अधिकतर पूछे जाते हैं। तो हम ले रहे हैं जैसे दिया है, यदि लंबाई का नया मात्रक x मान लिया जाए तो नए मात्रक में आयतन का परिमाण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या कहा दिया गया, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तब आयतन का मात्रक क्या होता है घन मीटर होता है, इतना जानते हो ना। अब यहाँ पर लंबाई का मात्रक क्या है x लिया गया है, तब यहाँ पर x मात्रक लंबाई बराबर क्या हुआ 1 मीटर। तो एक मात्रक लंबाई बराबर क्या कर सकते हैं 1/x मीटर। और चूंकि हमारे पास सूत्र है यहाँ पर आयतन का सूत्र होता है a का त्रिघात, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा लंबाई का त्रिघात लेते हैं, तब इसीलिए 1/x आया है, तब इसका क्या आ जाएगा 1/x³ घन मीटर। तो इस तरह से यहाँ पर है नया मात्रक x लेंगे तब उसका जो परिमाण जो आएगा वह 1/x³ घन मीटर आएगा। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम एक उदाहरण लेते हैं। यदि लंबाई को मीटर के स्थान पर सेंटीमीटर में व्यक्त करें तब आयतन का परिमाण कितना होगा। तब इसके लिए हम आयतन और लंबाई में क्या संबंध है, अर्थात आयतन का सूत्र लिखेंगे। तब आयतन बराबर क्या होता है a का त्रिघात होता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अगर मीटर में लेंगे तब आयतन कितना आया 1 घन मीटर। अब मीटर को आप किस में बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा 1/100 सेंटीमीटर, और इसकी घात 3 है तो घात 3 लगा देते हैं। और इसको हम घातांक में लिखेंगे तब कितना आ जाएगा 10⁻2 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर घात 3 रहेगी। अब इसको घातांक के नियम का उपयोग करेंगे तब आएगा 10⁻6 घन सेंटीमीटर। तब इस तरह से क्या हम लंबाई को मीटर के स्थान पर यदि सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं तब किसी वस्तु का जो आयतन आता है वह 10⁻6 घन सेंटीमीटर आता है। इसी तरह से और प्रश्न देखते हैं, लंबाई और द्रव्यमान का नया मात्रक क्रमशः x और y मान लिया जाए तो नए मात्रकों की पद्धति में घनत्व का परिमाण ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर भी कहा गया है नया मात्रक है, तब यहाँ पर कैसे हल करते हैं इसके लिए x मात्रक लंबाई बराबर क्या होता है 1 मीटर, ऐसा ही पद्धति में। अतः एक मात्रक लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 1/x मीटर। इसी तरह से आगे यहाँ पर लेते हैं y मात्रक द्रव्यमान बराबर क्या होता है 1 किलोग्राम। तब एक मात्रक द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा 1/y किलोग्राम। अब यहाँ पर आयतन का निकालेंगे तब क्या होगा
एक की घात त्रिघात बराबर क्या आ जाएगा, 1/x की घात त्रिघात, तो मिलेगा 1/x की घात त्रिघात घन मीटर। क्लियर हो गया ये। द्रव्यमान को तो ज्यों को त्यों लिखते हैं। अब चूंकि घनत्व का यहाँ पर सूत्र होता है उसको अप्लाई करना है, उपयोग करना है, तो चूंकि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तब यहाँ पर द्रव्यमान का जो मात्रक निकाले हैं 1/y किलोग्राम, और यहाँ पर आयतन का निकाले हैं 1/x का त्रिघात। तब कितना हो जाएगा, ये नीचे का नीचे ऊपर में चला गया और ये यहाँ पर आ गया। तब क्या हो जाएगा, ये x का त्रिघात बटे y घन मीटर प्रति किलोग्राम। तब इस तरह से घनत्व का मात्रक यहाँ पर आ जाता है x की घात त्रिघात बटे y घन मीटर प्रति किलोग्राम। इसी तरह से हम आगे लेते हैं, एक सामान्य लॉजिकली क्वेश्चन है ये, क्या एक वर्ष में सेकंड की तुलना में एक सेकंड में माइक्रो सेकंड अधिक होता है। मतलब इसमें कहा गया है पहले हम एक वर्ष में कितने सेकंड होता है उसको निकालेंगे और एक सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड होता है उसको निकालना है, फिर दोनों का तुलना करना है। तब चूंकि हम जानते हैं 10 की घात ऋण 6 सेकंड बराबर क्या होता है, 1 माइक्रो सेकंड। मतलब सीधी सी बात है, एक सेकंड में 10 की घात 6 माइक्रो सेकंड होंगे, या एक सेकंड बराबर 10 की घात 6 माइक्रो सेकंड। तो ये माइक्रो से कितना माइक्रो सेकंड है वो पता चल गया। अब एक वर्ष बराबर 365 दिन, और इसको सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 365 गुणित 24 गुणित 60 गुणित 60 इतना सेकंड आएगा। इसको हल करेंगे तब मिल जाएगा 3.2 गुणित 10 की घात 7 सेकंड। तब इस तरह से इन दोनों का तुलना करते हैं, तब क्या पता चलता है कि एक वर्ष में 3.2 गुणित 10 की घात 7 सेकेंड है, जबकि एक सेकेंड में 10 की घात 6 माइक्रो सेकेंड है। तब निश्चित रूप से एक वर्ष में सेकेंडों की संख्या एक सेकेंड में माइक्रो सेकेंडों की संख्या से अधिक है। तो आज के लिए इतना ही, और इस चैप्टर के लिए इतना ही लेते हैं। अगले कालखंड में हम अगले चैप्टर में चले जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।